नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम लोग आज पढ़ने वाले हैं 1857 की क्रांति। देखिए, अगर आप सर्च करते करते इस वीडियो पे आ चुके हैं तो कृपया थोड़ी देर बने रहिए। जो चीज़ आप चाहते हैं वो चीज़ आपको मिल जाएगी यहाँ पर। तो UPSSC PET के लिए हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और आज उसी के क्रम में हम लोग पढ़ने वाले हैं 1857 की क्रांति। देखिए, एंशिएंट हिस्ट्री मैंने पूरी पढ़ा दी है, मिडिवल हिस्ट्री पूरी पढ़ा दी है, अब चल रही है मॉडर्न हिस्ट्री। और जितने वीडियो अभी तक हो चुके हैं सभी की प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है और उनका और उस प्लेलिस्ट का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा है। आप लोग चाहें उसको देख सकते हैं, सारे वीडियो क्रमानुसार देख सकते हैं। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के क्रम में हम लोग पढ़ने वाले हैं 1857 की क्रांति। देखिए, कुछ हम लोग प्रमुख तथ्य देख लेते हैं। जैसे जब ये 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो उसका नाम है पाल्मस्टन। अब देखिए, ये क्वेश्चन जो है ये देखने को मिलते हैं, तो इनको आप देख लीजिए एक नज़र में। भारत का गवर्नर जनरल कौन था उस समय, तो कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था। मुग़ल बादशाह कौन था, बहादुर शाह द्वितीय मुग़ल बादशाह था। और विद्रोह का यानी 1857 की क्रांति का जो ये एक चिन्ह था, एक प्रतीक था, वो क्या था, कमल और रोटी। देखिए, इसके बहुत सारे कारण हैं। ये क्रांति क्यों हुई थी और इसका स्वरूप कैसा था और इसका विस्तार कहाँ कहाँ हुआ और ये सफल क्यों नहीं हो पाई थी, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, जितना PET में पूछा जाएगा उसी के हिसाब से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं निम्नलिखित बिंदु के हिसाब से देखेंगे हम लोग। एक तो इसका कारण क्या था, आखिर क्या कारण रहा कि ये 1857 की क्रांति हुई थी, और इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ और इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ, असफलता के कारण क्या थे और परिणाम क्या रहा। ठीक है, इसका जब ये जो क्रांति हुई इसको दबाने के बाद क्या परिणाम आखिर मिला, इसके बारे में देखेंगे। और स्वरूप इसका कैसा था, ठीक है, इसके बारे में भी देखेंगे। तो यहाँ पर बातें बहुत कुछ आपको समझाने वाला हूँ, क्योंकि सब बातें मैंने लिखी नहीं है, ये समझने वाला टॉपिक है। और जो बातें जो जिससे क्वेश्चन बनेगा सीधे सीधे वो मैंने इस पर लिख दिया है। ठीक है, क्योंकि सब चीज़ मैं लिख दूंगा तो बताऊँगा, फिर बोलूँगा क्या मैं। कारण देखिए, इसका कारण क्या है, एक तो राजनीतिक कारण है, आर्थिक कारण है, सामाजिक कारण है, धार्मिक कारण है, सैनिक कारण है और एक तात्कालिक कारण। मतलब ये तात्कालिक कारण इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसी के बाद एक 1857 की क्रांति शुरू हुई थी। तो जैसा कि हम लोग पहले देख लेते हैं राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण क्या था, देखिए डलहौजी था। ठीक है, डलहौजी ने एक हड़प नीति या व्यक्तिगत का सिद्धांत को उसने मतलब स्थापित किया था। इसमें क्या हुआ था कि जो भारतीय रजवाड़े थे उनको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला रहा था। ठीक है, तो ये इससे जो भारतीय रजवाड़े हैं वो नाराज़ थे कहीं ना कहीं। देखिए, 1857 की जो क्रांति है इसमें लोगों ने अपने अपने जो है बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश की है, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, बहती गंगा में हाथ धोया है, इसीलिए ये सफल नहीं हो पाया था, क्योंकि एकजुट होकर ये क्रांति नहीं हुई थी। सब अपने अपने स्वार्थ के लिए विद्रोह कर रहे थे। ठीक है, लेकिन तात्कालिक कारण क्या था, वो था सैनिक विद्रोह, एक तात्कालिक कारण माना जाएगा। तो राजनीतिक कारण क्या था कि इसमें मतलब ये है कि 1857 की जो क्रांति है इसकी पृष्ठभूमि क्या है, तो इसका मुख्य कारण ये है, मुख्य कारणों में से राजनीतिक कारण भी है। जैसे डलहौजी की जो हड़प नीति थी, ठीक है, उससे भी लोग नाराज़ थे। और जो अवध का जो साम्राज्य था, ठीक है, अवध के जो नवाब थे वाजिद अली शाह, उन पर भी एक जो है कुशासन का आरोप लगाकर उनसे वो जो अवध का क्षेत्र है वो भी ब्रिटिश राज्य में मिला लिया था। तो कहीं ना कहीं ये भी लोग नाराज़ थे। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं आर्थिक कारण क्या था। इसका आर्थिक कारण क्या था, करों में बहुत सारी वृद्धि कर दी गई थी। जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि कैसे, जब मैंने बताया था आपको आधुनिक भारत का आर्थिक इतिहास, वहाँ पे मैंने डिस्कस किया था कि आर्थिक कारण में क्या था कि करों में वृद्धि कर दी गई थी। करों में बहुत ज़्यादा वृद्धि थी। ठीक है, उद्योगों का पतन हो चुका था। मैंने कल बताया था आपको कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, तो वहाँ पर छोटे उद्योग को हटा के बड़े उद्योगों को लगाया जा रहा था। लेकिन इंडिया में भी ऐसा हुआ, छोटे उद्योग को हटाया गया लेकिन उसकी जगह बड़े उद्योगों का काम नहीं किया गया। ठीक है, तो ये आर्थिक कारण भी था। और आत्मनिर्भरता इसे मान लिए कहें, आत्मनिर्भरता वाली बात कहें, ठीक है, सेल्फ डिफेंस, तो ये भी ख़त्म हो गया था। तो इसीलिए ये आर्थिक कारण भी था इस क्रांति का। बहुत लोग गुस्साए हुए बैठे हुए थे और कहीं ना कहीं एक चिंगारी जो है भड़की और सब लोग जलने लगे, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, सामाजिक कारण दोस्तों क्या था। अब सामाजिक कारण आप जो है ऐसे समझो, जैसे कुछ धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करना। जैसे बहुत पुराने समय से चली आ रही थी सती प्रथा। सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया।
ठीक है। बाल विवाह को रोक दिया गया, बाल विवाह ये भी एक कारण हो सकता है कारण, ये सामाजिक कारण में है। बाल विवाह को रोक दिया गया, विधवा पुनर्विवाह का जो है प्रचलन चलाया गया। तो ये जो रूढ़िवादी लोग थे भारत के, वो भी इनसे काफ़ी नाराज़ थे कि वो हमारे मामले में हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं, ठीक है। ये भी एक कारण था। और धार्मिक कारण जैसे क्या है, तो धार्मिक कारण में क्या है कि आयोग ने जो है जो अंग्रेज़ों ने जो है 1813 के चार्टर एक्ट में जो ईसाई मिशनरी थी ब्रिटेन में, उसको इजाज़त दे दी कि भारत में आके ईसाई धर्म का प्रचार करिए, ठीक है। और ईसाई धर्म जब आता है तो नई नई चीज़ें, नई नई प्रथाओं का जो है शुरुआत करते हैं वो लोग, तो धार्मिक मामला भी यहाँ पर भड़कता है। और भारतीय ये सोचते हैं कि जो ईसाई लोग हैं वो सभी को ईसाई धर्म में परिवर्तित करना चाहते हैं। और ईसाई धर्म जो मिशनरी आई थी उनका लक्ष्य भी यही था कि भारत को ईसाई धर्म में बदलना। तो ये जो धार्मिक मामला था वो भी कहीं ना कहीं एक गुस्सा, मतलब ये भी धार्मिक जो समुदाय के लोग थे वो भी कहीं ना कहीं गुस्सा हुए बैठे थे कि किसी भी तरीके से कुछ एक मौका मिल जाए और हम लोग आंदोलन शुरू करें, ठीक है। सैनिक कारण क्या था दोस्तों? सैनिक कारण मतलब ये था कि जैसे जो ब्रिटिशर्स थे, तो जो भारतीय सैनिक थे, भारतीय सैनिक मान लीजिए 5 हैं, तो उस पर 1 अंग्रेज सैनिक था, ठीक है। और इतनी संख्या ज़्यादा होने के बावजूद भी जो है भेदभाव होता था इनके साथ, जो भारतीय सैनिक थे उनके साथ भेदभाव होता था। जैसे तनख्वाह कम देना, एक सैनिक को तनख्वाह ज़्यादा मिल रही है, लेकिन जितनी इनको मिल रही है एक सैनिक को, उतनी ही तनख्वाह इनको दे रहे थे। तो यही सबसे बड़ा कारण था कि जो भारतीय सैनिक थे वो 5 भारतीयों पर 1 सैनिक अंग्रेज था। तो जितनी तनख्वाह इसको मिल रही उस और अकेले को मिल रहे, मान लीजिए 100 रुपये इसको अकेले को मिल रहे हैं, तो इसको 100 रुपये 5 भागों में मिल रहा। तो ये भेदभाव था। और जैसे खतरा जहाँ होता था ज़्यादा, वहाँ भारतीय सैनिकों को भेजा जाता था, ठीक है। और नई नई नीतियाँ लाते थे, जैसे कि समुद्र पार, जैसे कोई समुद्र पार लड़ाई लड़नी है अंग्रेज़ों को, तो भारतीय सैनिक जाते थे। लेकिन कहीं ना कहीं इनका एक धार्मिक मैटर भी था। वो सोचते थे कि समुद्र पार अगर जाएंगे तो हम लोग अछूत हो जाएंगे, तो वो समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। कहीं ना कहीं नाराज़गी का विषय ये भी था, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जैसे अब नई नई नीतियाँ ला रहे थे, जैसे कि दाढ़ी नहीं रख सकते हो, मूछ नहीं रख सकते हो, तो इससे भी कहीं ना कहीं जो है कहीं ना कहीं नाराज़ थे सैनिक, भारतीय सैनिक, ठीक है। अब जानते हैं तत्कालिक कारण क्या था। तो तत्कालिक मतलब कि इसकी क्या वजह रही थी जो ये इतना बड़ा आंदोलन हुआ, ठीक है। देखो ये क्या हुआ यार, देखो तत्कालिक कारण, तत्कालिक कारण में देखो दोस्तों ये है कि एक बंदूक थी, बंदूक क्या नाम था उसका, ब्राउन, एक ब्राउन बेस की बंदूक थी, ठीक है। और इसको रिप्लेस करना चाहते थे अंग्रेज। तो दिसंबर 1856 में इसको रिप्लेस कर दिया गया था, ठीक है। इसको रिप्लेस कर दिया गया 1856 में, इसको रिप्लेस कर दिया गया। इसकी जगह जो है एक नई एक राइफ़ल आई थी, इनफील्ड राइफ़ल, ठीक है, इनफील्ड राइफ़ल। और इसमें क्या था कि इसमें ये बात फैल गई कि जो कारतूस लग रही है उसमें गाय और सूअर का मांस लगा हुआ है, ठीक है, उसमें गाय और सूअर का मांस लगा हुआ है। तो ये तत्कालिक कारण था, ठीक है। और ये खबर पूरी सेना में फैल गई, पूरी सेना में फैल गई, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि जनवरी, ये देखिए अब यहाँ से सन स्टार्ट है, जो को एक सेकेंड लिखा हुआ है, मैंने लिखा था, हाँ, जनवरी जो 1857 है, इसमें सबसे पहले बात फैली दमदम में, ठीक है, दमदम में फैली। अच्छा एक बात और है, जो सैनिक कारण था उसमें से एक कारण ये भी था कि 1854 में जो डाक टिकट थे उन पर अब टैक्स लगने लगा था सैनिकों का। तो पहले जो सैनिक जो दूर होते थे अपने घर में, वो अपना मतलब पत्र भेजते थे तो फ्री होता था उनके लिए। लेकिन 1854 में क्या कर दिया गया था कि उनसे टैक्स लिया जाने लगा था। तो ये भी एक नाराज़गी का विषय भी था, ठीक है। तो यहाँ पर आते फिर से देखो जनवरी 1857 में सबसे पहले ये बात दमदम में फैली। इसके बाद देखिए फरवरी 1857 में दमदम से निकल के ये बहरामपुर में फैल गई बात ये वाली, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए, फिर देखिए क्या हुआ कि 29 मार्च 1857 में ये बैरकपुर छावनी में बात पहुँच गई। और यहाँ पर एक 29वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे, मंगल पांडे, इस पर मूवी भी बनी हुई है, मंगल पांडे। इन्होंने क्या किया, इनसे जब बंदूक चलाने को कहा गया तो ये बंदूक नहीं चलाया, क्योंकि सूअर और गाय का मांस लगा हुआ था, ऐसा बताते हैं लोग। वहाँ पर ऐसी जो है बात चल रही थी सेना में। तो उन्होंने क्या किया, अपने एक सार्जेंट मेजर थी बाग, इनकी कर दी हत्या और मेजर सार्जेंट ह्यूरस को गोली मार दी। यहाँ पे गोली लिखा हुआ है, गोली मार दी, ठीक है, गोली मार दी इन्होंने भाई। इसके बाद क्या हुआ कि भाई ये पकड़े गए। तो 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई, ठीक है।
अब इसके बाद क्या हुआ कि ये खबर पूरे देश भर के सैनिकों में फैल गई और इनके खिलाफ एक विद्रोह, बहुत बड़ा विद्रोह। अभी देखिए, अभी ये विद्रोह नहीं हो रहा है, विद्रोह अब होगा असली वाला, कि जब फांसी की सज़ा दे दी गई। देखिए तब कोई व्हाट्सअप तो था नहीं, ना फेसबुक था, तो धीमे धीमे बात फैलेगी ना, तो धीमे धीमे बात फैली, पूरे भारत में फैल गई। जहाँ जहाँ सैनिक थे भारतीय, उनके बीच में बात आ गई कि भैया सूर्य का मांस है, और इसके चक्कर में मंगल पांडे को मार भी दिया गया है कहीं ना कहीं। तो अब ये बड़ा विद्रोह का रूप लेने वाला है, ठीक है, बड़ा विद्रोह का रूप लेने वाला है। इसके बाद क्या हुआ कि अब इसका विस्तार देखते हैं हम लोग, प्रारंभ हो चुका विस्तार देखते हैं। तो 10 मई 1857 को मेरठ से इस विद्रोह का विस्तार माना जाता है। मेरठ के सिपाहियों ने अपने रेजिमेंट में धावा बोल दिया, ठीक है। जो मेरठ के जो सिपाही हैं उन्होंने क्या किया, देखिए मंगल पांडे वाली बात बैरकपुर की है, यहाँ पर देखिए, ये देखिए बैरकपुर की, और ये बाद में चल के मेरठ से ये विद्रोह होने वाला है। तो 1857 यानी 10 मई 1857 को ये मेरठ से इस विद्रोह का विस्तार माना जा रहा है। और मेरठ के सिपाहियों ने क्या किया कि अपने रेजिमेंट में धावा बोल दिया और शास्त्रागार को लूट लिया, ठीक है। वहाँ से सब कुछ मतलब बंदूकें लूट ली, ठीक है। और जो भारतीय सैनिक वहाँ पे बंद थे उनको छुड़ाया भी, और फिर 11 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिया, अब देखिए, अब ये अपना लीडर चाहते हैं, जो सैनिक हैं ये अपना लीडर चाह रहे हैं। तो लीडर किसको बना लेते हैं, बहादुर शाह द्वितीय, जो मुगल बादशाह जो है बहादुर शाह द्वितीय को अपना बादशाह घोषित करते हैं। अब बहादुर शाह द्वितीय बहुत बूढ़े हो चुके हैं, तो इनका एक सेनापति है वक्त का, तो वो नेतृत्व, वो असली मतलब एक असलियत में वो नेतृत्व करता है दिल्ली का, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि दिल्ली का नेतृत्व किसने किया, तो वक्त का ज़्यादा लिखा होता है नाम, ठीक है। और ये जो लिखा होता है बहादुर शाह द्वितीय कम आता है, क्योंकि बहादुर शाह द्वितीय के एक नाम से इस सेनापति वक्त खान ने ही इसका नेतृत्व किया था, ठीक है। अब देखते हैं इसका, देखिए इसमें क्या है कि कहाँ कैसे कैसे विद्रोह हुआ। तो केंद्र और नायक विद्रोह का दबाने वाला प्रमुख तथ्य, देखिए डेट नहीं पूछता है कि डेट कब से स्टार्ट हुआ और कब इसको समाप्त किया गया, ये डेट नहीं पूछता है। तो देखिए दिल्ली में देखिए कि दिल्ली में किसने जो जिसने विद्रोह का नेतृत्व किया था, यहाँ पर ये बात है, जो विद्रोह का नेतृत्व करने वाला है वो है यहाँ पर। तो दिल्ली में किसने नेतृत्व किया था, बहादुर खान द्वितीय एवं वक्त खान है, ठीक है। अगर ये नाम ना हो, बहादुर खान होगा तो वक्त खान लगा दीजिएगा। और विद्रोह को दबाने के लिए क्या है, निकलसन की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद हडसन आते हैं, हडसन इस आंदोलन को, इस विद्रोह को दबाते हैं। प्रमुख तथ्य क्या है कि 1862 में बहादुर शाह द्वितीय को रंगून निर्वासित कर दिया जाता है, जहाँ पर इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने इस आंदोलन का जो है, इस विद्रोह का नेतृत्व किया था, और इसको दबाने वाला जो अधिकारी था, सैन्य अधिकारी था, उसका नाम था कैंपबेल, ठीक है। और बेगम आत्मसमर्पण नहीं करती हैं, ये नेपाल चली जाती है। तो कौन नेपाल चली गई थी, बेगम हजरत महल। तो स्वतंत्रता जो 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले कौन व्यक्ति नेपाल चला गया था, तो भैया वो लखनऊ की जो थी बेगम हजरत महल, उन्होंने, वो आत्मसमर्पण नहीं करती हैं और नेपाल चली जाती हैं। कानपुर में देखिए नाना साहब एवं तात्या टोपे, कभी कभी तात्या टोपे देता है, लेकिन ज़्यादातर आपको नाना साहब मिल जाएगा। यहाँ पर भी कैंपबेल, देखिए लखनऊ कानपुर की तब एक ही एरिया माना जाता था, तो कैंपबेल ने इसको दबाया। और नाना साहब यानी धोधू पंत, इनका मूल नाम क्या था, धोधू पंत, और बाजीराव द्वितीय के ये दत्तक पुत्र थे, ठीक है, दत्तक पुत्र थे ये। देखिए जो तात्या टोपे हैं ये कानपुर में भी थे, कानपुर में नाना साहब के साथ थे, और रानी लक्ष्मीबाई के साथ भी, रानी जो लक्ष्मीबाई हैं इनके साथ भी थे। और तात्या टोपे जो खुद मतलब यहाँ पर लिखा नहीं, खुद जो एक इंडिविजुअल जो मतलब तरीके से नेतृत्व किया था, वो ग्वालियर का किया था, ग्वालियर का। अब ग्वालियर में दोस्तों क्या था कि इनके एक मानसिक मित्र थे, तो मानसिक मित्र ने धोखा दे दिया था, जिसके कारण इनको फांसी पर लटका दिया गया था, ठीक है। तो तात्या टोपे के एक दोस्त थे मान सिंह, इन्होंने गद्दारी कर दी थी। तो कानपुर में कौन है, नाना साहब, कैंपबेल ने दबाया। और झांसी रानी लक्ष्मीबाई एवं तात्या टोपे यहाँ भी साथ दे रहे थे, तात्या टोपे। और यहाँ पर हीरोज ने इस विद्रोह को दबाया था। रानी लक्ष्मीबाई जो है वो गंगा राव की विधवा थी और अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव के लिए लड़ रही थी वो, ठीक है। इलाहाबाद और बनारस, लियाकत अली, खासकर यहाँ पर पूछा जाता है इलाहाबाद में किसने विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो इलाहाबाद में लियाकत अली का, और कर्नल नील ने इस विद्रोह को दबाया था, ठीक है। इसका आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बरेली में खान बहादुर खान कैंपबेल ने इसका दमन किया था, और जगदीशपुर में कुंवर सिंह, ठीक है, कुंवर सिंह और विलियम टेलर। सर्वाधिक जो है मतलब सबसे ज़्यादा विजय अगर हासिल की थी, सबसे ज़्यादा अगर किसी को अंग्रेज़ों को धूल चटाई थी तो वो कुंवर सिंह ही थे, ठीक है। कुंवर सिंह थे जगदीशपुर के, ये बहुत बड़े जमींदार भी थे। और विलियम टेलर ने इस आंदोलन को, इस विद्रोह को दबाने की कोशिश की थी, दबा भी दिया था, ठीक है। अब देखिए ये आजमगढ़ जो है ना, आजमगढ़ जाके भी इन्होंने
विद्रोह में भाग लिया था, जगदीशपुर कुंवर सिंह में। ठीक है, एक बात और है कि जो पटना है, पटना, तो पटना में एक जो है पीर अली नाम का व्यक्ति था जो पुस्तक विक्रेता था, उसने भी पटना में विद्रोह किया था। हालांकि उसका बहुत जल्दी विद्रोह जो है दमन कर दिया गया था। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं, कुछ और चीज़ें बची जैसे फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला खां, इन्होंने विद्रोह को दबाया। किसने? जनरल रेनार्ड ने जो फैजाबाद में विद्रोह हुआ था वो दबाया था। और गोरखपुर में गजाधर सिंह, मथुरा में देवी सिंह, राजस्थान में एक जो है कोटा क्षेत्र में हुआ था विद्रोह, इसमें जयदयाल और हरदयाल 2 भाई थे, इन्होंने विद्रोह का जो है विद्रोह किया था। ठीक है, फैजाबाद तो यहाँ मैंने लिख दिया है ऊपर फैजाबाद। तो यहाँ पर ये लिस्ट आपको समझ में आ गई होगी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन यही से बनता है। असफलता के कारण क्या थे? देखिए असफलता के कारण क्या थे ये भी देखना है आपको। असफलता के कारण जैसे सीमित क्षेत्र है, अब सीमित क्षेत्र मतलब क्या हुआ? देखिए जैसे मान लीजिए ये भारत है, ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि ये इतने एरिया में हो रहा है, ये आंदोलन इतने एरिया में हो रहा है। ठीक है, मध्य एरिया में हो रहा है, राजस्थान तक भी नहीं, महाराष्ट्र का भी क्षेत्र नहीं था इसमें, और दक्षिण भारत का तो बिल्कुल क्षेत्र नहीं था, ऊपर का भी कहीं क्षेत्र था। तो मतलब बहुत ही सीमित क्षेत्र में ये आंदोलन था, इसलिए ये असफल रहा। अगर यही आंदोलन पूरे भारत में हो रहा होता तो शायद ये सफल होता। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने बताया कि जैसे फैजाबाद है, गोरखपुर है, मथुरा है, ठीक है, तो ये सब यहाँ के आसपास के क्षेत्र थे। तो मतलब और राजस्थान का एक कोटा बहुत ही छोटा क्षेत्र था, तो इस टाइप से ये था। पश्चिम बंगाल में, ठीक है, पश्चिम बंगाल में से उठा था, ये बैरकपुर से उठा था, तो बहुत ही बड़े लेवल का ये विद्रोह नहीं था। हालांकि इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, लेकिन बहुत लोग मानते भी नहीं हैं। ठीक है, मैं आगे बताऊंगा अभी इसी वीडियो में किसने नहीं माना है। तो ये जो है ये एक मध्य भारत में ही जो है रह गया था, मध्य भारत में ही, ना दक्षिण भारत में आया, ठीक है, ना ऊपर उत्तर भारत में गया। तो इसलिए इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ा नहीं। ठीक है, क्योंकि बहुत लोग जान ही नहीं पाए थे कि हो क्या रहा था। भाई देखिए ऐसा था तब भैया ना कोई मोबाइल था, ना व्हाट्सअप था, ना फेसबुक था, ना इंस्टाग्राम था, ना यूट्यूब था, तो खबर पहुंचाने में बहुत समय लगता है। और अंग्रेज लोग अलर्ट हो गए थे कि ज़्यादा जो है ये बात फैले नहीं, इस बात को बड़ा ध्यान रखा था इन लोगों ने। अब नेतृत्व का देखिए अभाव, देखिए नेतृत्व का अभाव। ठीक है, इसमें क्या था कि एक राष्ट्रीय नेतृत्व का ये इसमें अभाव था। ठीक है, प्रयास किसने किया? राष्ट्रीय नेतृत्व का प्रयास तो किया बहादुर शाह द्वितीय ने किया था, लेकिन भैया इनको तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और रंगून निर्वासित कर दिया गया था। तुरंत रंगून भेज दिया गया। अब क्या रह गया, जब वहाँ पर कोई राजा ही नहीं बचा, नेतृत्व करने वाला नहीं बचा, तो क्या फ़ायदा रहा। ठीक है, अखिल भारतीय का नेतृत्व यहाँ पर इसका अभाव था। ठीक है, और नेतृत्व के अभाव में अब क्या हुआ कि भैया जिसका मन हो वैसे मतलब जिसका जैसा मन हो उसी हिसाब से अपना विद्रोह कर रहे हैं। ठीक है, मतलब छुटपुट एरिया में बट गया था, क्योंकि राष्ट्रीय कोई नेता नहीं था, तो अपने अपने हिसाब से लोग विद्रोह कर रहे थे। ठीक है, अपने अपने स्वार्थ में, सेना वाले सेना के स्वार्थ में, और जिनकी ज़मीन हड़प ली गई उनके हिसाब से, और जो लोग रजवाड़े थे उनके हिसाब से, मतलब सबका अलग अलग जो है इसमें मोटिव था इस विद्रोह में शामिल होने का। ठीक है, अब देखिए संगठन का अभाव, सीमित संसाधन मतलब क्या हुआ कि इसमें जो सीमित संसाधन नहीं थे, मतलब सीमित संसाधन थे, असीमित संसाधन नहीं थे, गिने चुने मतलब हथियार थे, और मतलब ज़्यादा मतलब उनके पास संसाधन नहीं थे जो इस आंदोलन को ज़्यादा बढ़ाया जा सके। ठीक है, ज़्यादा बढ़ाया जा सके। भाई बहुत इसमें शामिल कौन कौन था? छोटे मोटे जमींदार, छोटे मोटे रजवाड़े, वो शामिल थे इसमें। तो उनके शामिल होने से क्या, उनके पास खुद के सीमित संसाधन नहीं थे, तो आपको कहाँ से देते? तो इसलिए सीमित संसाधन भी नहीं थे, इसलिए भी ये असफल रहा। संगठन का अभाव, देखिए क्या हुआ, संगठन का अभाव मतलब जितने भी क्षेत्र में विद्रोह हो रहा था, ठीक है, उनमें आपसी तालमेल नहीं था कि आप किस लिए लड़ रहे हो या मुझे किस लिए लड़ना है, नहीं, अपनी अपनी सब बहती गंगा में हाथ धो रहे थे। ठीक है, तो संगठन का कोई संगठन नहीं था कि भैया वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर क्या हो रहा है, कोई मतलब संदेश है, कोई संगठन नहीं, अपना अपना हो रहा है। ठीक है, अपने अपने हिसाब से अपना अपना विद्रोह वहाँ पर जारी रखें। ठीक है, और एकजुट नहीं थे ये लोग। ठीक है, सभी भारतीयों का समर्थन नहीं था। यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों ये बनता है कि भारत के जो शिक्षित वर्ग के लोग थे वो इस आंदोलन में शामिल नहीं हुए थे। ठीक है, वो इस आंदोलन में शामिल नहीं हुए थे, और अधिकांश जो बड़े जमींदार थे अधिकांश, वो भी इस आंदोलन में शामिल नहीं थे। ठीक है, और सभी किसानों ने भी भाग नहीं लिया। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है मतलब समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर ये लोग जा रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं, किस चीज़ का विद्रोह कर रहे हैं। किसान लोग समझ ही नहीं पाए बेचारे। ठीक है, तो बहुत लोग किसान तो वहाँ पहुँचे ही नहीं। तो इसमें क्या था, इसमें ये जो कारण है,
यही असफलता के कारण है। अब उद्देश्य की स्पष्टता, मतलब किसी को कोई उद्देश्य पता ही नहीं था कि क्या हम लोग क्यों लड़ रहे हैं, हम लोग विद्रोह क्यों कर रहे हैं, मतलब क्या उद्देश्य है, कोई उद्देश्य ही नहीं था। इस विद्रोह का कोई उद्देश्य नहीं था, सब अपना स्वार्थ देख रहे थे। रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, अपने दत्तक पुत्र के लिए लड़ रही थी। कुंवर सिंह अपनी जिम्मेदारी बचा रहे थे। सैन्य वाले जो सेना लोग थे वो अपना सेना संगठन में अपने आप को अपनी स्थिति जो है मजबूत करने के लिए विद्रोह कर रहे थे। जो रजवाड़े थे वो अपना रजवाड़ा बचाने के लिए जो है विद्रोह कर रहे थे। तो किसी का उद्देश्य स्पष्ट ही नहीं था। इसीलिए जब उद्देश्य स्पष्ट नहीं है उसे आप तैयारी करते हैं, आपने कोई उद्देश्य ही नहीं बनाया कि आपका कौन सा एग्ज़ाम निकालना है, तब कहाँ से आपको सफलता मिल जाएगी। जैसे पीईटी चल रहा है, अभी इस उद्देश्य से मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें जो पढ़ा रहा हूँ वो क्वेश्चन में आएगा। जब भैया उद्देश्य ही नहीं है तो कहाँ से सफलता हासिल हो जाएगी। तो कोई उद्देश्य ही नहीं था, कोई उद्देश्य नहीं था, ठीक है। परिणाम, अब देखिए ये परिणाम क्या हुआ, तो देखिए जुलाई 1858 में, ठीक है, इस विद्रोह को लगभग दबा दिया गया था। फिर भी महारानी विक्टोरिया ने एक तरह से घोषणा की गई, जिसमें बहुत सारे बदलाव किए गए थे। बदलाव क्या किए गए, अभी तक देखिए क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो शासन चला रही है। अब क्या होगा, अब सीधे ब्रिटिश क्राउन के पास जाएगा शासन। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन प्रणाली है उसको समाप्त कर देंगे। तो कंपनी का शासन समाप्त करके सीधे जो शासन है वो ब्रिटेन के ताज को दिया गया, जो ब्रिटेन में महारानी राजा जो भी होंगे, पामस्टम, ठीक है, प्रधानमंत्री मतलब, तो उनको दिया गया, ठीक है। अब प्रधानमंत्री ही मुख्य होते हैं, जैसे इंडिया में प्रधानमंत्री मुख्य हैं, वैसे ब्रिटेन में भी प्रधानमंत्री ही मुख्य हैं, ठीक है। डलहौजी की हड़प नीति या व्यक्तिगत नीति का सिद्धांत, इसको समाप्त कर दिया गया। जो मतलब जिसके मतलब पुत्र ना हो तो वो उसकी जो क्या नाम साम्राज्य है उसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा, ये कहानी थी इसकी। या कुशासन के आरोप में अगर आपको बता दिया गया कि आप पर कुशासन का आरोप लगा है तो आपका जो साम्राज्य है वो ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा, ठीक है। तो ये नीति को वापस कर दिया गया, इसको समाप्त कर दिया गया। देसी राजाओं की जो पहले स्थिति थी उस स्थिति को समान रहने दिया गया, उनसे जो है छेड़छाड़ नहीं की गई। सैनिकों की स्थिति में सुधार किया गया, ठीक है, वेतन वगैरह दिया गया और थोड़ा इनका दर्जा जो है वो ऊँचा कर दिया गया। और भारत सचिव का पद बनाया गया, भारत सचिव का पद बनाया गया, जिसमें इनकी सहायता के लिए 15 मंत्री परिषद का गठन किया गया था। 15 जो है मंत्री परिषद का गठन किया गया था। जब मैंने आपको पॉलिटी पढ़ाना स्टार्ट किया था वहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया था संवैधानिक इतिहास, ठीक है। तो वहाँ पर जब मैंने भारत सचिव पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि धीमे धीमे इस मंत्री परिषद में भारतीय भी शामिल होने लगते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था। स्वरूप देखो क्या है, स्वरूप मतलब क्या कि 1857 की क्रांति को लोगों ने क्या क्या कहा है। तो इसके दो सोच हैं, एक तो नकारात्मक, जो नकारात्मक सोच रखते हैं इस आंदोलन, इस विद्रोह के लिए, एक सकारात्मक, जो इस विद्रोह के लिए सकारात्मक सोच रखते हैं। दोनों देखते हैं, ठीक है। जैसे नकारात्मक सोच वाले, तो इसको कहा है बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध। किसने कहा है, टी.आर. होम्स ने कहा है बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था, एक 1857 की जो क्रांति है वो हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था, ये कहा है जेम्स आउटरम टेलर ने, ठीक है, टेलर ने और जेम्स आउटरम ने कहा है। एक सैनिक विद्रोह था, या किसको कहते हैं, ये जो है किसने कहा है, लॉरेंस और सीले ने, ठीक है। ये दो नाम याद रखेंगे, इससे काम चल जाएगा। ट्रेवेलियन और होम्स अगर आता है तो देख लीजिएगा। बाकी सैनिक विद्रोह किसने कहा है, लॉरेंस और सीले ने। धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध संघर्ष किसने कहा है, L.E.R. रीज ने। तो आप खाली रीज याद रखेंगे। ऐसा था कि ईसाई जो मिशनरी थी भारत में आ चुकी थी, अपना धर्म प्रचार कर रही थी, तो इनका कहने का मतलब ये है कि जो धर्मांध लोग हैं वो लोग ईसाइयों के विरुद्ध जो है एक संघर्ष छेड़ते हैं, ठीक है। 1857 की जो क्रांति है वो और कुछ नहीं, बस धर्मांधों का ईसाइयों के जो विरुद्ध है वो संघर्ष है। किसने कहा है, रीज ने कहा है। देखो, ना तो राष्ट्रीय ना ही स्वतंत्रता संग्राम, किसने कहा है, R.C. मजूमदार ने कहा है। ये नकारात्मक सोच वाले हैं जो 1857 की क्रांति को नकारात्मक सोच के हिसाब से देखते हैं। सकारात्मक सोच वाले देखिए क्या कहते हैं, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने माना है, एक सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम किसने माना है, V.D. सावरकर ने, ठीक है। या एक राष्ट्रीय विद्रोह था, सच में क्या था, एक राष्ट्रीय विद्रोह था। डिजरेली और अशोक मेहता ने इस चीज़ को माना है, ठीक है। देखिए अब कुछ पुस्तक देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। जैसे 1857 इन इंडिया, तो ये किसने लिखा है, A.T. एम्बरी ने लिखा है। रेबेलियन 1857 P.C. जोशी ने लिखा है। द ग्रेट रेबेलियन अशोक मेहता ने लिखा है। 1857 ये लिखा है S.N. सेन ने, ठीक है। तो आपका ये पूरा होता है 1857 की क्रांति।
नेक्स्ट क्लास हम लोग कल करेंगे। अब बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कर दे अच्छा लगा हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब करने का नहीं किया है तो। कोई डाउट अगर किसी चीज़ को लेके है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगा, नहीं तो उसको अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।